दोस्तों, आइए लोकतंत्र पर कुछ चर्चा करें। कहा जाता है कि लोकतंत्र में जनता की हुकूमत होती है, लेकिन क्या यही लोकतंत्र की असलियत है? यह सही है कि लोकतंत्र में सत्ता पाने के लिए जनता का समर्थन आवश्यक होता है, लेकिन उसके लिए जरूरी होता है कि पूंजी की बड़ी ताकतें भी आपका समर्थन करें, साथ में नौकरशाही का एक बड़ा हिस्सा भी साथ में आए, तब कहीं जाकर सत्ता का समीकरण पूरा बनता है। बिना इस समीकरण को देखे हुए, इसकी समीक्षा किए हुए राजनीतिक परिस्थिति का जो भी आकलन होता है वो गलत साबित होता है। अगर आपको इसी समीकरण की रोशनी में लोकतांत्रिक राजनीति की हकीकत को जानना समझना है तो नई परख चैनल देखिए, उसे सब्सक्राइब कीजिए, उसके साथ जुड़िए। धन्यवाद। नमस्कार। नई परख के राष्ट्रीय मुद्दा कार्यक्रम में आपका स्वागत है और आज हमारे साथ रोज की तरह ही प्रोफेसर अभय दुबे हैं, जिनसे हम देश की राजनीति के बारे में, देश की राजनीति से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं के बारे में बातचीत करेंगे। अभय सर, नमस्कार। नमस्कार। अभी ऐसा लग रहा है कि राज्यसभा से भी जो महिला आरक्षण विधेयक है, जिसे नारी शक्ति वंदन विधेयक या अधिनियम का नाम दिया है सरकार ने, वो पारित हो जाएगा। हालांकि वहां पर कुछ कांग्रेसी सांसदों ने संशोधन रखा है कि महिलाओं को भी एक उसमें पिछड़ी जाति की महिलाओं को एक कोटा दिया जाना चाहिए। तो क्या आपको ये लगता है कि एक तरीके से जो मोदी सरकार की उम्मीद थी कि शायद इस मसले पर जो इंडिया गठबंधन है उसके दलों में फूट पड़ जाएगी और वो आरजेडी अलग रुख अपनाएगी, एसपी अलग रुख अपनाएगी, वो उनका मंसूबा पूरा नहीं हुआ और इंडिया गठबंधन ने अपने आप को एकजुट रूप में प्रस्तुत रखा, ये उनकी सफलता मान सकते हैं? देखिए, कांग्रेस की तरफ से दो संशोधन प्रस्ताव आए हैं। एक संशोधन प्रस्ताव ये है कि ओबीसी महिलाओं के लिए अलग से कोटा निर्धारित किया जाए। दूसरा संशोधन प्रस्ताव ये है कि इसको परिसीमन और नई जनगणना तक इंतजार न किया जाए, बल्कि इसको फौरन लागू किया जाए। ये वही है जो राहुल गांधी ने अपने भाषण में मांग की थी और कांग्रेस इसकी मांग कर रही है, और दूसरी सामाजिक न्याय से संबंधित ओबीसी आधारित पार्टियां जो हैं वो भी इसकी मांग कर रही हैं। तो आप देखिए, ये सब इन सब लोगों ने लोकसभा में ये प्रस्ताव नहीं रखा। इसका सीधा मतलब है कि इन लोगों ने भी एक रणनीति बनाई थी और उस रणनीति को वो क्रमशः लागू कर रहे हैं। लोकसभा में उन्होंने इस प्रस्ताव को पास हो जाने दिया, केवल दो सांसदों ने उसके खिलाफ वोट दिया, बाकी सारे के सारे वोट उसके पक्ष में गए। यानी अब ये तमाम पार्टियां कह सकती हैं कि हम महिला सशक्तिकरण, महिला आरक्षण के इस कानून को बनाने के खिलाफ नहीं है, हम इसके साथ हैं, हमने लोकसभा में इसे पास कराया। लेकिन राज्यसभा में वो लड़ाई के मूड में आए हैं और राज्यसभा में उन्होंने अपनी ये दोनों मांगे रखी हैं, जिनको लोकसभा में उन्होंने अपने वक्तव्यों के दौरान उठाया था। इससे क्या हुआ है कि पूरा का पूरा लाभ जो भारतीय जनता पार्टी ले रही थी, और जैसे कहते हैं ना, जैसे मीडिया की भाषा में कहें तो पूरी पिच जो है इस खेल की भारतीय जनता पार्टी ने सेट की थी, वो थोड़ी सी इसमें गड़बड़ाई है। और जो गैर भाजपा दल हैं, उन्होंने भाजपा को थोड़ा तंग किया है, थोड़ा परेशान किया है, और उन्होंने ये दोनों मांगे रख दी हैं। अब भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट रूप से कहना पड़ेगा कि हम इन दो मांगों के पक्ष में हैं कि विरोध में हैं, हम आपके प्रस्तावों को खारिज करते हैं या स्वीकार करते हैं, क्या करते हैं। देखिए, दबाव भाजपा के अंदर से भी है। उमा भारती ने तो टीवी पे ही कहा है कि अगर इस बिल के अंदर महिलाओं का आरक्षण, ओबीसी महिलाओं का आरक्षण होता तो बहुत अच्छा था, और मैं इस रूप में तो इस बिल को स्वीकार नहीं करूंगी, मैं तो इस रूप में इस बिल का विरोध करूंगी। अनुप्रिया पटेल, जो कि अपना दल की सदस्य हैं और केंद्रीय मंत्रिमंडलीय मंत्री हैं, उन्होंने भी कहा है कि वो ओबीसी महिलाओं के लिए आरक्षण चाहती हैं। तो भाजपा का जो ओबीसी हिस्सा है, जो कि बहुत बड़ा है, केंद्रीय मंत्रियों से लेकर, भले ही कोई बात साफ तौर पर मंच पे न कह रहा हो, लेकिन अंदर अंदर तो इस बात की खटपटाहट है ही कि भाई उनको आरक्षण मिलना चाहिए। तो भाजपा के अंदर भी इस चीज की मांग है, और इन लोगों ने भी ऊपर से मांग कर दी है। तो थोड़ी सी भाजपा जिस तरह बड़े सुरक्षित तरीके से अपनी राजनीति कर रही थी, वो इसके अंदर गड़बड़ाई है। अभी भी भाजपा के पक्ष में अगर कांग्रेस और ओबीसी आधारित पार्टियां विरोध में हो जाएं और राज्यसभा में इस बिल को पास कराने के खिलाफ चली जाएं, तब भी भाजपा के पास ज्यादा सदस्य हैं, तो उसको पास तो करा ही लेगी। मेरा नहीं मानना है कि ये लोग उसका विरोध करेंगे, ये लोग अंततः उसके पक्ष में ही वोट देंगे। लेकिन उन्होंने भाजपा के सामने एक चुनौती पेश की है कि अब वो इस मसले से किस तरीके से निपटेगी। अब कल भी आपने इस बात को रेखांकित किया था कि इसे बहुत बड़े चुनावी मास्टर स्ट्रोक के रूप में देखना भूल होगी।
तो क्या जी सच में एक ऐसा मसला था जिसके लिए नरेंद्र मोदी सरकार को विशेष सत्र बुलाने की जरूरत थी? क्या वो शीतकालीन सत्र तक इंतजार कर सकते थे? या उन्होंने कुछ ज़्यादा कैलकुलेट कर लिया और उसके हिसाब से वो एक अधिवेशन बुला लिए और शायद उनको उतनी सफलता नहीं मिली? अभी के हालात में क्या लगता है? नहीं नहीं, भाजपा को सफलता प्राप्त हुई है। मैं ये नहीं मानता हूं कि भाजपा को सफलता नहीं मिली है। लोकसभा में जिस तरीके से उसको पास कराया गया है उससे भाजपा को सफल ही कहा जाएगा, और राज्यसभा में भी भाजपा उसको पास कराने में सफल हो जाएगी। मुझे नहीं लगता कि पास करने में भाजपा को कोई दिक्कत होगी। और ये पार्टियां जिन्होंने संशोधन प्रस्ताव रखे हैं, ये ऐन मौके पर अपना संशोधन प्रस्ताव वापस ले लेंगी। लेकिन इससे क्या होगा कि उसमें राज्यसभा में जो बहस होगी, उस बहस को एक खास तरह का तेवर प्राप्त होगा, और जो राजनीतिक शक्तियों की जो गोलबंदी होगी, वो गोलबंदी अलग तरह की होगी। उससे संदेश भी अलग तरह का संदेश जाएगा, और जो संदेश एक तरफा भाजपा के पक्ष में ही जा रहा था, वो संदेश गड़बड़ाएगा, और भाजपा के अंदर भी कहीं ना कहीं दृश्य या अदृश्य हलचल होगी इससे। तो ये इस पूरी राजनीति के अंदर एक नया पेच आया है। मैं नहीं मानता हूं कि इस पेच की वजह से इस बिल को पारित होने में राज्यसभा में कोई दिक्कत होगी। वो तो होगा ही पारित, क्योंकि परिस्थिति पूरी तरीके से उसके पक्ष में है। और मैं भी चाहता हूं, मैं व्यक्तिगत रूप से अगर मुझसे पूछा जाए तो मैं भी चाहता हूं कि बिल पारित हो जाए। अच्छा, दूसरे, इसको लागू होने से संबंधित जो बहस है, अगर आपके मन में इसके प्रति कोई जिज्ञासा है तो ये एक बड़ा दिलचस्प मुद्दा है कि भाई इसको आपने कानून तो बना दिया, लेकिन कानून को आप कैसे लागू करेंगे? जैसे कि हम सबको पता है कि जो नागरिकता कानून को लेकर जो तमाम विवाद हुआ था इतना बड़ा, वो उस कानून के आज तक रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं बन पाए हैं। उनको 8 बार उनको एक्सटेंशन दिया जा चुका है, यानी कानून बन गया है, लेकिन उसको लागू करने की अभी तक कोई भी स्थिति नहीं हो पाई है। तो ये इस बात का सबूत है कि केवल कानून बना देना ही काफी नहीं होता है। कानून को लागू करना कोई बहुत आसान बात नहीं होती है, और महिला आरक्षण कानून को लागू करना तो सबसे ज्यादा मुश्किल साबित होगा। तो क्या ऐसा भी हो सकता है कि किसी बहाने से परिसीमन को टाल दिया जाए आने वाले 26 या 27 में जो होने वाला है, और फिर ये अनंत काल तक सीएए की तरह ही ये कानून बन गया है, एक संदेश चला गया है पर वास्तव में लागू नहीं हो पा रहा है? ये ये स्थिति बन कानून सकती तो है। 15 साल के लिए बनेगा। आप सोचिए, अगर 2024 में महिला आरक्षण लागू नहीं होता है, बिना उसके ही चुनाव होते हैं, उसके बजाय 2026 में जब परिसीमन आयोग अपना काम करना शुरू करेगा, तो परिसीमन आयोग उस जनगणना का इंतजार करेगा जो जनगणना 2026 के बाद होगी। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने जो एक नया कानून बनाया था, उसमें अनुच्छेद 82 है। अनुच्छेद 82 के तहत 2026 के बाद जो जनगणना होगी, उस जनगणना के आंकड़ों के अनुसार परिसीमन होगा। अब आप सोचिए, एक जनगणना होने में 2 साल तो कम से कम लगते ही लगते हैं। अब भाजपा के प्रवक्तागण सब जगह कहते घूम रहे हैं कि अब तो भाई डिजिटल का जमाना आ गया है, हम जल्दी कर लेंगे जनगणना। तो क्या 10 दिन में थोड़ी ना कर लेंगे जनगणना, ना 1 महीने में कर लेंगे। मान लो 2 साल में नहीं करेंगे तो 1.5 साल में करेंगे। अब आप अगर मान लीजिए 26 में तुरंत जनगणना शुरू करवा दी जाती है, तो 26 के बाद में आप देखिए 27 का साल, 26 का साल पूरा चला गया, फिर 27 का साल पूरा चला गया, तो सन 2028 में जाके जनगणना पूरी होगी। उसके बाद परिसीमन आयोग अपना काम शुरू करेगा। तब तक 2029 के चुनाव सामने आ जाएंगे। तो ना 2024 में लागू होगा, ना 2029 में लागू होगा। इसका मतलब ये है कि ये 2034 के विधान लोकसभा चुनाव में इसका असर होगा, और तब तक 15 साल इसके पूरे होने की नौबत आ जाएगी। मैं केवल केवल ये कह रहा हूं कि ये पूरी परिस्थिति ऐसी परिस्थिति है जिसके बारे में अभी बहुत सुनिश्चित तरीके से सब बातों को सोचना और बड़े स्पष्ट तरीके से उस रूपरेखा को देख लेना जो उसके लागू होने में आ सकती है, वो हम सब लोगों के लिए बहुत मुश्किल है, काफी धुंधलका है इस सवाल के ऊपर। और सरकार भी इन बातों को पूरी तरीके से स्पष्ट नहीं कर रही है। भाई वो तो जो गृह मंत्री है यही तो कह रहे हैं कि आप इस बिल को समर्थन दीजिए, जो परिस्थितियां होंगी उसे नई सरकारें निपटेंगी। अच्छा, अब एक और उसमें स्थिति है कि बाहर से बहुत मांग है कि ओबीसी रिजर्वेशन इसमें किया जाए, अंदर से भी भाजपा में बहुत मांग है ओबीसी रिजर्वेशन किया जाए। और जब इतने, आप कल्पना कीजिए कि ये कानून जो है 8 साल बाद, 9 साल बाद या 10 साल बाद लागू होने की नौबत आता है, उस वक्त तक ये मांग कितनी ज्यादा बढ़ जाएगी, इसका दबाव कितना बढ़ेगा इस मांग का। तो कहीं ऐसा ही तो हो सकता है कि उसमें महिलाओं को ओबीसी रिजर्वेशन इन लोगों को देना पड़े, उसके लिए फिर संसद बैठेगी,
और फिर उसमें ओबीसी रिजर्वेशन दो एक संशोधन करके इस बिल के इस कानून के अंदर जोड़ा जाएगा। और जैसे ही ओबीसी रिजर्वेशन मिला महिलाओं को, यानी उनके लिए निर्वाचन क्षेत्र आरक्षित हुए, वैसे ही ओबीसी पुरुष भी मांग करना शुरू कर देंगे कि भाई जब इनको मिल सकता है तो हमारे लिए क्यों नहीं, और सुप्रीम कोर्ट में चले जाएंगे अगर सरकार मना करेगी। सुप्रीम कोर्ट किस आधार पे उनको मना करेगा, जबकि उन्हीं के घर की महिला जो है पिछड़ी मानी जा रही है और उसको आरक्षण प्राप्त हो रहा है, तो ओबीसी पुरुष को किस आधार पर अगड़ा माना जाएगा और आरक्षण के अयोग्य ठहराया जाएगा। तो ये जो पूरा खेल है, ये खेल कहाँ खड़ा हुआ है और कहाँ पहुंचेगा, इसके बारे में अभी बहुत सी बातें निश्चितता पूर्वक नहीं कही जा सकती। नहीं, जो आपने कहा कि ये बहुत सारी अनिश्चितता है, उसमें एक चीज़ ये भी हो सकती है कि सरकार कोई आकस्मिक कारण बता के 24 में ही जनगणना करा ले, तो फिर अगली जनगणना 34 में होगी, तो उसके बाद और ज़्यादा आगे बढ़ सकता है। तो ये इस जनगणना तो सरकार विशेष आदेश देकर 26 के तुरंत बाद शुरू कर सकती है। उसके लिए जरूरी नहीं है कि सरकार सन 34 का इंतजार करे। तो 2024 में तो एक जनगणना सरकार को करानी होगी। इसलिए करानी होगी कि जनगणना पहले से ही बहुत 2021 में होनी चाहिए थी, जो कि कोरोना के नाम पर नहीं कराई गई। जबकि कोरोना के बाद में दुनिया के बहुत से देशों में जनगणना हो गई, उन देशों में भी जनगणना हो गई जो कि भारत के मुकाबले विकसित और बड़े राष्ट्र हैं, और उन देशों तक में पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसी जगहों में भी जनगणना हो गई जिनकी भारत के सामने ना टेक्नोलॉजी के मामले में कोई औकात है, ना संसाधनों के मामले में कोई औकात है, ना बंदोबस्त के मामले में कोई औकात है। उन्होंने भी जनगणना कर ली, लेकिन मोदी सरकार ने जनगणना नहीं कराई। क्यों नहीं कराई, ये मोदी सरकार को इस बात का जवाब देना होगा कि वो जनगणना करने से सरकार चलाने में, सुशासन देने में, नीतियां बनाने में, समाज में अर्थव्यवस्था कैसी है, आर्थिक स्थिति लोगों की कैसी है, परिवार किस स्थिति में है, कौन किसकी जनसंख्या बढ़ रही है, किसकी कम हो रही, बहुत सारी बातें स्पष्ट होती हैं और पूरा देश की जो असलियत है वो सामने आती है। तो अब देखिए कितना बड़ा गड़बड़ घोटाला चल रहा है। केंद्र सरकार जनगणना नहीं करा रही है। क्यों नहीं करा रही है, इसका अभी तक उसने कोई जवाब नहीं दिया। हमेशा कोरोना के दरवाजे में ठीकरा फोड़ दिया जाता है। राज्य सरकारें बहुत तेजी के साथ में जातिगत जनगणना या जातिगत सर्वे कराने की तरफ जा रही हैं। उत्तरोत्तर विभिन्न राज्य सरकारें ये काम करेंगी, विपक्ष की सरकारें तो जरूर करेंगी, और भाजपा सरकारें भी कोई स्पष्ट रूप से इसका विरोध नहीं कर रही है राज्यों के। तो इस वक्त देश में जो हो रहा है वो एक बिल्कुल नई और अनूठी किस्म की स्थिति है। मैं इस प्रश्न पे फिर से वापस आऊंगा कि क्या चुनावी राजनीति के लिहाज से नरेंद्र मोदी कुछ और अच्छा कर सकते थे अपनी पार्टी के लिए? मिसाल के तौर पर यूनिफॉर्म सिविल कोड पे अगर वो कुछ करते, थोड़ा ध्रुवीकरण होता, शायद भाजपा को और सीधा लाभ होता। इससे बेहतर कदम वो उठा सकते थे। देखिए, ये सारे मसले से यूनिफॉर्म सिविल कोड है। भाजपा इस बात को जानती है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड एक ऐसा फैसला है जिस फैसले के परिणाम क्या होंगे ये किसी को नहीं पता है। भाजपा मुसलमानों को फिक्स करने के लिए और मुस्लिम समाज को कोने में ढकेलने के लिए इस बात का इस्तेमाल करती है। लेकिन वास्तव में अगर जब वो तय करेगी कि हमें इसको लागू करना है, हमें एक यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करना है, बनाना है, तो उसके लिए जो काम किया जाना चाहिए वो काम तो इन लोगों ने अभी तक किया ही नहीं है, शुरू ही नहीं किया गया है। देखिए, उसमें हिंदुओं के अंदर से भी बहुत अलग अलग तरह की मांगे उठेंगी। केवल ऐसा ही नहीं है, उसमें ईसाइयों की हर समुदाय की तरफ से, हर संप्रदाय की तरफ से, हर तरह के धर्मावलंबियों की तरफ से, हर तरह के मजहबों की तरफ से बहुत तरह तरह की मांग उठेंगी, क्योंकि वो इंसान की जिंदगी को बहुत बुनियादी रूप से प्रभावित करने वाला कदम होगा। अभी तक जो कुछ बना हुआ है वो सब कुछ बदल जाएगा। बहुत कोई आसान नहीं होगा ये करना, बहुत कठिन काम है ये करना, और सरकारें कठिन काम करने से बचती हैं। वो ऐसे कामों को ढूंढती हैं जो कि आसान किस्म का काम हो। अब जैसे इसी काम को देखिए, महिला आरक्षण के सवाल पे उन्हें पता है कि हम आसानी के साथ में दोनों सदनों में अपना पास करा सकते हैं, तो आसान काम तो करने के लिए तैयार हैं, लेकिन इससे जुड़ा हुआ जो कठिन काम है उसको भविष्य के ऊपर टाल रहे हैं। भाई ये तो कर ही सकते थे कि अभी जितनी भी 546 सीटें हैं लोकसभा की, इन 546 सीटों में आरक्षण दे दिया जाए, और आगे जब परिसीमन होगा, सीटें बढ़ेंगी तो उसके हिसाब से आरक्षण होगा। यह भी किया सकता था, लेकिन ये नहीं किया गया।
क्योंकि उसके करने से भाजपा के अपने संतुलन बिगड़ जाएंगे, सब पार्टियों के अपने संतुलन बिगड़ जाएंगे। अगर ये इस तरह की मांग करते अभी तुरंत आरक्षण दिया जाएगा, तो देखिए फिर इस प्रस्ताव के प्रति जो है, जो गैर भाजपा दलों की अनुक्रिया अलग किस्म की होती। तो मैं मानता हूं कि जो पार्टियां सरकारों में होती हैं, वो कोई भी जटिल काम करने से कतराती हैं, ऐसा कोई सुधार नहीं करना चाहती हैं जिससे बहुत पेचीदगी पैदा हो। आज कुछ मित्रों से चर्चा हो रही थी कॉलेज में, तो एक टिप्पणी आई सामने, और वो ये कि नरेंद्र मोदी पिछले कुछ समय से अपनी लेगेसी बनाने में लगे हुए हैं, और शायद उनको उनके मन के किसी कोने में यह भी एहसास है कि अगर मई 2024 में झोला उठाकर चलना पड़े, तब भी मुझे एक बेहतरीन प्रधानमंत्री के रूप में याद रखा जाए। हालांकि ये कोई जरूरी नहीं है कि वो हारे ही, लेकिन क्या आपको ये लगता है कि वो अपना ज्यादा उदार, समावेशी चेहरा और प्रगतिशील चेहरा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर दोनों पर? मुझे तो नहीं लगता कि नरेंद्र मोदी को इस बात में कोई संदेह है कि वो दोबारा चुनाव नहीं जीत पाएंगे। मेरा मानना है कि वो मानते हैं कि वो 2024 में भी चुनाव जीतेंगे। और आज की स्थिति में अगर हम लोग ये इस निष्कर्ष पर पहुंचने की कोशिश करें कि चुनावी होड़ में कौन आगे है, तो भारतीय जनता पार्टी ही मेरे ख्याल से आगे दिखाई पड़ेगी। लेकिन क्या भारतीय जनता पार्टी लगातार आगे बनी रहेगी अगले 8 महीनों में? क्या भारतीय जनता पार्टी आज की तारीख में इतनी आगे है कि उसे फिर से 303 या उससे ज्यादा सीटें प्राप्त हो जाएंगी? ये हैं दो बड़े सवाल। इन दो बड़े सवालों पर गौर करना जरूरी है। और उसके गौर करने का एक प्रमुख कारण ये है कि भाजपा का जो बहुमत है, उसकी प्रकृति और उसकी संरचना खास तरह की है। कभी हम लोग इस विषय पर अलग से बातचीत करेंगे। भाजपा का बहुमत किस किस्म का है? भाजपा का बहुमत कुछ ऐसा है, इसमें जरा सा भी अगर 19-20 का फर्क पड़ गया तो भाजपा बहुमत वाली पार्टी नहीं रह जाएगी, उसे फिर गठजोड़ सरकार बनानी पड़ेगी। इसीलिए मैं हर बार कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी एक तरह से नहीं, दो तरह से चुनाव हार सकती है। एक तरह से तो वैसे चुनाव हार सकती है कि उसकी 150-200 से नीचे 150 के करीब सीटें रह जाएं, और एक तरह इस तरह चुनाव हार सकती है कि वो बहुमत की पार्टी न रह जाए, फिर भी सरकार बना दे और गठजोड़ सरकार वास्तविक किस्म की गठजोड़ सरकार हो। तो भारतीय जनता पार्टी इन दोनों ही स्थितियों से बचना चाहती है। ना वो आउटराइट, ना वो पूरी तरह अपनी पराजय चाहती है, और ना ही वो चाहती है कि उसको 272 से कम सीटें प्राप्त हो। अब ये करने के लिए उसे 17 राज्यों में 2019 का प्रदर्शन दोहराना होगा। 11 राज्यों में उसे 90% का स्ट्राइक रेट निकालना होगा, और 6 राज्यों में उसे 46% का स्ट्राइक रेट निकालना होगा। तब वो 2019 का प्रदर्शन दोहरा पाएगी। तो ये एक बहुत बड़ी चुनौती है 2019 के प्रदर्शन को उसी तरीके से दोहराना, और फिर वही नतीजा निकालना जो 5 साल पहले निकला था। जो तब की राजनीतिक परिस्थितियां अलग थी, विपक्ष बटा हुआ था। आज की राजनीतिक परिस्थितियां अलग हैं और विपक्ष आपके खिलाफ एकजुट है। एक आखिरी सवाल जिसमें शायद आगे कुछ और व्यवस्थित हम बातचीत कर सकते हैं। राहुल गांधी आज खुली लोगों के बीच में पहुंचे, और आनंद विहार रेलवे स्टेशन के पास, और उन्होंने कुछ तस्वीरें खिंचवाई, कुली का काम करते हुए तस्वीरें आई। तो एक राजनीतिक औजार के रूप में, एक राजनीतिक हथियार के रूप में, आप इस तरह की जो राहुल गांधी के अलग-अलग समूहों से जाके मिलने का जो काम है, उसको आप कैसे देखते हैं? क्या ये बहुत उपयोगी है, या एक दिन मीडिया में चर्चा रहने में सहायक है? आपको क्या लगता है? भाई वो लगातार खबरों में बने हुए हैं। वो सदन में बोलें, सदन के बाहर बोलें, जनता के विभिन्न समूहों के पास जाएं, धान की रोपाई करें, कुलियों के बीच में जाएं, मतलब या विदेशी मंचों पर जाके बोलें। तो उन्होंने इस प्रकार की युक्ति खोज निकाली है कि विपक्ष में रहते हुए भी वो लगातार खबरों में बने रहें और लोग उनके बारे में चर्चा करते रहें। जो उनके हमदर्द हैं वो इन चीजों को बढ़ा चढ़ा के पेश करेंगे, और जो उनके हमदर्द नहीं है वो कोशिश करेंगे कि वो केवल एक साधारण खबर में सीमित होकर रह जाएं। तो ये तो सब इस बात पर निर्भर करता है कि देश में राजनीतिक माहौल कैसा है। अगर राजनीतिक माहौल सरकार के विपरीत होगा तो इन खबरों का महत्व अपने आप बढ़ जाएगा। ये खबरें बहुत बड़ी लगने लगेंगी। अगर राजनीतिक माहौल सरकार के विपरीत नहीं है तो ये खबरें मामूली लगेंगी देखने में। आज की बातचीत को हम यहीं विराम देते हैं। हम कल फिर मिलेंगे और देश की राजनीति से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों पर प्रोफेसर अभय कुमार दुबे से बातचीत करेंगे। अगर अभी तक आपने नई परख चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे जरूर सब्सक्राइब करें। यहाँ पर हम देश की राजनीति के बारे में बातचीत करते हैं और उनसे जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं पर प्रोफेसर अभय दुबे की राय लेते हैं। अभय सर, आज की बातचीत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम कल फिर मिलेंगे। नमस्कार।
जी